हेलो बच्चों, आज हम लोग पृथ्वी और हमारा जीवन कक्षा 7 के पाठ 6 वायु की गतियाँ इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न उत्तर, जोड़ी मिलाओ, सभी चित्र, रिक्त स्थान सभी को करेंगे। लेकिन इसके पहले आप इसका मैंने हर उसमें बोलती हूँ कि चैप्टर को मैंने जो समझाया हुआ है भूगोल की प्लेलिस्ट में कक्षा 7 की डली हुई है, उसको ज़रूर समझिए। चैप्टर समझने के बाद ही आप प्रश्न उत्तर को करिए, तब आपको बहुत इजीली ढंग से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। और प्रश्न उत्तर को भी मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आपका पहला प्रश्न है, पवन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है? उत्तर है, वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल के निकट वायु की इस क्षैतिज गति को हवा या पवन कहते हैं। पवन मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला, सनातनी या स्थायी या नियतवाही पवनें। दूसरी है आपकी अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवनें। थोड़ी सी ये सब भाषाएं आपको ट्रिपिकल लगती होंगी, आप अभी छोटे भी हैं, इनको समझने के संग संग कल्पना भी करनी पड़ेगी आपको, तभी आप वायु को समझ सकते हैं, वायु के चैप्टर को, पवन को। मैं समझाने का फिर से प्रयास करती हूँ अपने शब्दों में कि पवन किसे कहते हैं। तो आप ये याद रखिए कि हवा जो है हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। वायुदाब क्या है? जहाँ ज़्यादा वायु का प्रेशर, वायु का दबाव, तो जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पर मतलब ज़्यादा वायु है, इसीलिए तो वहाँ पर ज़्यादा दबाव है। तो कहाँ जाएगी चीज़ें? जब आप एक भरे कमरे में आप घुसे हुए हैं तो आप वहाँ पे परेशानी होगी तो आप खाली कमरे की ओर भागेंगे ना। तो उसी तरह से हवा है, जहाँ उसका दबाव ज़्यादा बन जाता है, वो जिस क्षेत्र में देखती है कि वहाँ हवा कम है, वहाँ जगह खाली है, वो उस तरफ की ओर चल देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि वायु जो है हमेशा उच्च वायुदाब से, जहाँ ज़्यादा दबाव है, ज़्यादा हवा है, निम्न वायुदाब जहाँ कम दबाव है, कम हवा है, खाली जगह है, वो वहाँ घुस जाती है, खाली जगह की ओर भगती है। तो वायु सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती है। पृथ्वी के धरातल पर के निकट वायु की इसी क्षैतिज गति को ही हम क्या कहते हैं? पवन। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलने को ही जो हवा चलती है उसी को हम क्या कहते हैं? पवन या हवा। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसके प्रकार, कितने प्रकार के हैं? मेन दो प्रकार की पवनें हैं। तो पहला जो है उसको सनातनी भी कहते हैं या स्थायी कहते हैं या नियतवाही, तीन नाम है इसके। जैसे आपके दो नाम होते हैं, एक घर का नाम, एक बाहर का नाम, उसी तरह से। दूसरा है अनिश्चित या अस्थायी या अनियतवाही पवनें। ये सब मैंने चैप्टर में इनको डिटेल में समझाया है। जो स्थायी और नियतवाही होती है उनका समय निश्चित होता है और दिशा भी निश्चित होती है, वो उसी तरह से हमेशा चलती हैं। और जो अनिश्चित हवाएं होती हैं, अस्थायी, वो कभी भी किसी भी देश समय पे आ जाती हैं और चली जाती हैं। तो अब हम आते हैं खा नंबर पर। दूसरा प्रश्न है आपका, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनों की दिशा होती है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती हैं। आप ये याद कर लीजिए कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं। तीसरा है आपका कोरियालिस। कोरियालिस बल से आप क्या समझते हैं? तो ये कोरियालिस बल क्या है? ये प्रश्न हमेशा आता भी है एग्जाम में, इसको आप समझ लीजिए। उत्तर है, धरातल पर चलने वाली पवनों की दिशा वायुदाब में अंतर और पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमने के कारण ही पवनों की दिशा में विक्षेप माने मुड़ना हो जाता है। पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को विक्षेप बल या कोरियालिस बल कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। तो ये है क्या कोरियालिस बल? ये आप देखिए, ये समझा दे रही हूँ अपने शब्दों में कि ये तीन बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी? पवनों की दिशा, कि पवन किस दिशा में जा रही है, वायु दाब में अंतर, यानी कहाँ दाब ज़्यादा है, कहाँ दबाव कम है वायु का, हवा का। तीसरा, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी जो हमारी घूमती है उससे भी,
एक ये बल लगता है। इन तीनों के कारण एक बल लगता है जिसके कारण हवाओं की दिशा परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। जैसे ही पृथ्वी क्योंकि हमारी घूमती रहती है, उधर से आती हुई बल जब पृथ्वी इधर को घूम गई तो एक बल लगा, तो हमारी हवाओं की भी दिशा जो होती है वो मुड़ जाती है, तो विक्षेप हो जाता है, उनमें मुड़ जाती है। इसी विक्षेप बल को, ये जो विक्षेप होने का बल लगता है, इसी को हम कोरियालिस बल कहते हैं। अगला है आपका, चक्रवात आने पर कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। उत्तर है, चक्रवात आने पर निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला, संचार माध्यमों द्वारा सूचना मिलने पर समुद्र के समीप मछली पकड़ने ना जाएं। जैसे ही हमको संचार माध्यम से सूचना मिल जाए तो वहाँ की चक्रवात आने वाला है, हमें समुद्र के किनारे नहीं जाना चाहिए। दूसरा है, चक्रवात आने की चेतावनी प्राप्त होने पर समुद्र तट तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र से दूर और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। ठीक। तीसरा है, चक्रवात आने पर मकानों के ऊपर के जो टीन शेड होते हैं वो उखड़कर गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। अतः चक्रवात आने पर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर मकान के भीतर ही रहें। अगला है आपका, चक्रवात के कारण टूटे हुए पुल, भवन, पेड़ और बिजली के खंभे व तारों को न छुएं एवं घरों की बिजली की लाइट भी काट दें, स्विच ऑफ कर दें, मेन स्विच को बंद कर दें। अगला है, बाढ़ के पानी में ना जाएं तथा जहरीले जीव जंतुओं से सावधान रहें। नेक्स्ट है आपका, चक्रवात आने की सूचना मिलने पर खाने की सामग्री व पेयजल सुरक्षित स्थान पर रख लें। खाद्य सामग्री को वाटर प्रूफ बैग में रखें तथा सुरक्षा के लिए गर्म कपड़े भी पहनें। तो जो सामान खाद्य सामग्री है, क्योंकि नहीं मिल सकती, आप कहीं फंस सकते हैं, तो उसको अच्छे से वाटर प्रूफ, जिसमें ख़राब ना हो, ऐसे बैगों में उसको थोड़ा सा खाद्य सामग्री को भी सुरक्षित रख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, चक्रवात और प्रतिचक्रवात में क्या अंतर है। उत्तर है, वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर झंझावातों का रूप धारण कर लेते हैं। इन्हें चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। इनका आकार 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवातों में पवनें बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इससे पवन की गति धीमी पड़ जाती है और मौसम सामान्य हो जाता है। प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत बड़ा उत्तर है, कैसे हो पाएगा। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अपने शब्दों में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये रटा रटाया ही लिखिए, समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। चक्रवात और प्रतिचक्रवात में अंतर। तो जो वायुमंडल में जो स्थानीय दशाओं के कारण कि चक्रवात क्या होता है, गोल गोल चक्र जैसा लगने लगती है हवा। आप देखते होंगे भंवर की तरह गोल 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 वहीं पर हवा घूमती है। तो जो हमारी स्थानीय दशाओं के कारण जो भंवर उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात आ गया, हम लोग कहते हैं भंवर आई है, तो भूगोल की भाषा में उसको चक्रवात कहते हैं। ये विभिन्न प्रकार के होते हैं चक्रवात। ये 80 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक होते, बहुत तेज़, बहुत धीमे, बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं। चक्रवातों में पवनें क्या करती हैं, बाहर से केंद्र की ओर, अंदर जो है निम्न दाब होता है, बाहर उच्च दाब, तो निम्न दाब की ओर भागेंगे। आपको बताया ना कि ज़्यादा जहाँ दबाव होता है, जहाँ कम होता है गैस हवा, वहाँ की ओर भागती है। तो चक्रवात में निम्न दाब वायुदाब बीच में बन जाता है, तो वो गोल गोल घूमने लगती हैं बीच में आने के लिए। प्रतिचक्रवात में वायु की दिशा चक्रवात के विपरीत होती है और प्रतिचक्रवात में उल्टी घूमती हैं, बाहर की ओर घूमती हैं। बीच में उच्च दाब हो जाता है और निम्न दाब बाहर, तो धीमी हो जाती है इसमें गति, उनकी ज़्यादा तेज नहीं घूमती है, सामान्य हो जाता है मौसम।
इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब रहता है और बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः कम हो जाता है। इसमें पवन की गति धीमी पड़ जाती है, मौसम सामान्य हो जाता है। प्रतिचक्रवात की उपस्थिति चक्रवात की समाप्ति का सूचक है। अब आप इसको अगर एक दो बार और पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला है आपका खाली स्थान भरिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला है आपका कि पवन उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। खाली स्थान पे क्या लिखेंगे आप? उच्च, और दूसरे में निम्न। हमेशा आप याद रखिए कि हवा जो है उच्च वायुदाब, जहाँ ज़्यादा हवा है वहाँ दबाव ज़्यादा है, तो जहाँ हवा कम है वो वहाँ की ओर चलती है। दूसरा है पछुआ पवन स्थायी पवनों का प्रकार है। किस प्रकार की पवन है पछुआ पवन? स्थायी, हमेशा उनकी दिशा निश्चित होती है। ग नंबर है भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। भारत में कैसे चक्रवात आते हैं? खाली स्थान में लिखेंगे उष्णकटिबंधीय। और चिनूक पवन किस देश से संबंधित है? अमेरिका। चिनूक पवन अमेरिका देश से संबंधित है। तो ये आपका रिक्त स्थान हो गए। आगे चलते हैं। कारण बताइए कि क्या कारण है। पहला प्रश्न है आपका कि क्या कारण है कि मानसूनी पवनें 6-6 माह पर अपनी दिशा क्यों परिवर्तित करती हैं? कारण बताना है इसका। 6 महीने अलग दिशा में चलती हैं, फिर 6 महीने अलग। उत्तर है मानसूनी हवाएं 6-6 माह पर अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। यह तापमान की भिन्नता के कारण होता है। गर्मी की ऋतु में समुद्र में उच्च वायुदाब होने से मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं और हमारे देश में भारी वर्षा करती हैं। शीत ऋतु के बाकी 6 महीनों में ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं, इसलिए शुष्क होने के कारण कोई वर्षा नहीं करती हैं। तो हमारी जो ये मानसूनी हवाएं हैं ये 6-6 महीने में अपनी दिशाएं बदलती हैं। 6 महीने तो ये समुद्र से पृथ्वी की ओर, मतलब स्थल की ओर, ज़मीन की ओर चलती हैं, और 6 महीने ये ज़मीन से, स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तापमान में अंतर होता है। जब गर्मी की ऋतु होती है तो समुद्र का पानी भाप बन के उठता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वहाँ दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है हवाओं का, और पृथ्वी में उसकी अपेक्षा कम रहता है, तो वो इधर की ओर 6 महीने चलती हैं। गर्मी की ऋतु में जो मानसूनी हवाएं हैं वो हमेशा समुद्र से स्थल की ओर आती हैं। तो जब समुद्र से वो स्थल की ओर, ज़मीन की ओर आती हैं, तो वहाँ का पानी भाप बना रहता है, बाष्प के कण लिए रहती हैं, तो वही यहाँ आकर के संघनित होकर के तटीय क्षेत्रों में और ज़मीन स्थल में वर्षा करती हैं। और फिर 6 महीने जब यहाँ ठंडा हो जाती, पृथ्वी ठंडी रहती है, तो यहाँ से जो उच्च वायुदाब बनता है, यहाँ से ज़मीन से, स्थल से हवाएं समुद्र की ओर चलती हैं। तो मानसूनी हवाएं हमेशा 6-6 महीने में अपना, इसी कारण तापमान के कारण अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं। अगला प्रश्न है आपका, चक्रवात विनाशकारी क्यों होते हैं? उत्तर है चक्रवात निम्न वायुदाब का वह क्षेत्र है जिनके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है। चक्रवात से तेज पवनें उच्च वायुदाब वाले बाहरी क्षेत्रों से अंदर के निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इससे चलने वाली तेज गति हवाओं 30 किलोमीटर से 64 किलोमीटर के साथ भारी वर्षा गर्जन के फलस्वरूप जान माल की हानि होती है। अतः चक्रवात विनाशकारी होते हैं। क्यों है विनाशकारी? जब चक्रवात आता है तो ये हवाएं इतनी तेज़ से गति करती हैं कि इनसे बहुत ज़्यादा वर्षा भी होती है, गर्जन होती है, बिजली गिरती है, बहुत चीज़ें, पुल जो क्रैक होते हैं, कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, टीन शेड वगैरह उड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, माल और जान की सबकी हानि होती है, बहुत लोग मर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि चक्रवात क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। अपने शब्दों में भी आप इसको लिख सकते हैं। अंतर स्पष्ट कीजिए। सागरीय तथा स्थलीय समीर में क्या अंतर है? सागरी समीर क्या है और स्थलीय समीर क्या है, ये आपको उनके शब्दों से ही पता चलेगा। सागरी समीर मतलब जो सागर से चलती हैं, जो सागर में रहती हैं, सागर से चलती हैं, वो सागरी समीर, और जो स्थल से चलती हैं वो स्थलीय समीर। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से आगे बढ़ते हैं ना, तो सागरी समीर उत्तर है आपका। सागरीय ये पवनें तटीय प्रदेशों पर चलती हैं।
दिन के समय सागर के पानी की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी गर्म हो जाती है, अतः स्थल की वायु गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। इसलिए स्थल पर वायुदाब कम और सागर पर स्थल पर वायुदाब अधिक होता है। परिणाम यह होता है कि सागर से पवनें स्थल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों को जल समीर या सागरी समीर कहते हैं। जो सागर समीर होती है वो दिन के समय चलती हैं और जो स्थलीय समीर होती हैं वो रात के समय चलती हैं। ठीक है। स्थलीय समीर क्या है? ये रात के समय धरती से समुद्र की ओर चलती हैं। रात को समुद्र की अपेक्षा पृथ्वी जल्दी अधिक ठंडी हो जाती है। इस कारण समुद्र पर वायुदाब कम और पृथ्वी पर अधिक होता है। अतः धरती की ओर से समुद्र की ओर मंद मंद पवनें चलने लगती हैं। इन्हीं पवनों को स्थलीय समीर कहते हैं। तो वैसे तो पवनें मानसूनी जो होती हैं वो 6-6 महीने में दिशा परिवर्तित करती हैं, लेकिन जो सागरीय समीर होती हैं और स्थलीय समीर होती हैं वो एक ही दिन में अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं। दिन के समय में सागर से चलती हैं स्थल की ओर हवाएं, ठीक है, और स्थलीय समीर जो होती है वो रात में चलती हैं स्थल से सागर की ओर। ये आप ध्यान रखिए, इसमें बस यही मेन अंतर है। पछुआ पवनें और मानसूनी पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवनें पछुआ पवनें कहलाती हैं। ये पवनें स्थायी होती हैं और इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती हैं। ये हो गई आपकी पछुआ पवनें। किसी विशेष ऋतु में चलने वाली पवनों को मानसूनी पवनें कहते हैं। ये पवनें गर्मियों में समुद्र से पृथ्वी की ओर और सर्दियों में पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती हैं। ये पवनें अस्थायी होती हैं। जो अभी हमने आपको मानसूनी पवनें बताई वो हैं, और जो पछुआ पवन है वो आपकी उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली जो उनको पछुआ हवाएं कहते हैं। ये स्थायी होती हैं। इनकी दिशा जो होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तथा दक्षिण गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। और मानसूनी जो विशेष समय पे चलती हैं ऋतु में, ये पवनें अस्थायी होती हैं, जो मानसूनी पवनें होती हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका, बताइए मैं कौन हूँ? गर्मी के महीनों में सागर से स्थल की ओर बहती हूँ। तो सागर से स्थल की ओर कौन सी हवाएं जाती हैं? सागरी, है ना। तो सागरी पवनें लिखेंगे। स्थल से सागर की ओर बहने वाली स्थलीय पवनें। चक्करदार हवा हूँ, बाहर से भीतर की ओर घूमती हूँ। तो आपको पता है ना, चक्करदार हवा जो बाहर से भीतर की ओर घूमती है क्या कहलाती है? चक्रवात। इस तरह से ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है आप बताइए, आप कमेंट्स करके बताइए, मुझे अच्छा लगता है, मैं समझाऊंगी। और भी अगर मोटिवेशनल वीडियो चाहिए हो, पढ़ाई से रिलेटेड आपकी कोई समस्या हो तो उसको शेयर कीजिए, मैं उसका समाधान करूंगी। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो उससे आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मैं हिस्ट्री, सिविक्स 6, 7, 8 तीनों का क्वेश्चन आंसर अभ्यासकार हर चैप्टर के धीरे धीरे कराऊंगी। जैसे ही मुझे समय मिलता जाएगा मैं वीडियो बनाती जाऊंगी। रेगुलरली तो नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करूंगी। आपके कमेंट्स का स्वागत है। धन्यवाद।